Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉरेक्स टॉपिक ऑलरेडी रनिंग था एंड फॉरेक्स के अंदर आप लोग अभी तक 2 लेक्चर्स डिवोट कर चुके हैं एंड द लास्ट 2 डेज जो आज का बेसिकली आप लोगों का लेक्चर है जिसमें एक ओवरव्यू फॉरेक्स के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक्स में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में गिवन थे तो वो हम लोग आज नोट डाउन करेंगे। क्लियर। एंड आफ्टर दैट अगर थोड़ा सा टाइम लास्ट में बचता है तो हम लोग गवर्नमेंट बजट के भी 1-2 क्वेश्चंस मेरी ओर से सिलेक्टेड हैं जो न्यूमेरिकल पार्ट मैंने आपको पहले बताया था कि सर वो डेफिसिट कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल्स आजकल पेपर में पूछे जाते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालें, फिस्कल डेफिसिट निकालें या फिर प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करें, तो उसके रिगार्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स कवर अप करेंगे। क्लियर। बट उससे पहले अभी तक हम लोग जो पॉइंट्स कवर कर चुके, एक बार गो थ्रू सारे पॉइंट्स से मैं कवर अप करवा रहा हूं ताकि फॉरेक्स की भी रिवीजन आप लोगों के साथ साथ चलती रहे। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो सर जो फॉरेक्स रेट की जो डेफिनेशन रीड आउट की कि सर व्हाट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर फॉर परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। फिर एग्जाम्पल के तौर पे $1 इज इक्वल्स टू ₹80 आप लोगों ने डिस्कस किया। ठीक। जिसका मतलब ये है कि अगर आप उस कंट्री का $1 परचेज करना चाहते हैं तो आपको अपनी कंट्री के अपनी करेंसी के 80 यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे। देन यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी और कन्वर्ट योर करेंसी इनटू अनदर वन नॉर्मली। क्लियर। देन आफ्टर दैट सर वैसे तो जो सिस्टम हम लोगों ने काफी रीड आउट किए कि एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले तो मैं इन दो के बारे में बात करूंगा। क्लियर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था वो अपने आप में कौन सा सिस्टम था जहां पे जो रेट है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, तय करेगी। गवर्नमेंट जितना भी रेट क्या करेगी, फिक्स करेगी। क्लियर। तो अल्टीमेटली उसी रेट के अकॉर्डिंग टू वो ट्रेड कैरी ऑन किया जाएगा, वो एक्सचेंज कैरी ऑन किया जाएगा। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको आपने यहाँ पे नाम दिया, मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ साथ साथ कि सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बट सर उसमें आपको वही बात है कि सर ये डिसाइड कैसे होता था। गवर्नमेंट ने हर कंट्री को अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, द फर्स्ट मेथड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फिर हर कंट्री को हम लोगों ने अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिलीज करने को कहा कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक। जैसे लेटेड भी आपके सामने पड़ा है कि सर €1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड $1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। दैट मीन्स यूरो के अंदर डॉलर की डबल पावर है, क्योंकि $1 से आप लोग कितना गोल्ड परचेज कर सकते हैं, 1 ग्राम। बट वही €1 से कितना परचेज कर सकते हैं आप लोग, 2 ग्राम। तो मतलब सर मैं क्या ये कह सकता हूं कि €1 इज इक्वल्स टू $2। तो पहले इस बेसिस पे आप लोगों के एक्सचेंज रेट क्या किए जाते थे, डिसाइड किए जाते थे, जो कि गवर्नमेंट का रोल प्ले था। गवर्नमेंट आपकी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम प्रीशियस मेटल, किसी ना किसी प्रीशियस मेटल में, लाइक सिल्वर में, प्लैटिनम में, गोल्ड में। बट सर गोल्ड को थोड़ी स्टेबिलिटी दी गई, तो इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, द फर्स्ट मेथड गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड को बेस मानते हुए हर कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या किया गया, तय किया गया कि अगर लेट इट बी आपने अपनी करेंसी मेरी करेंसी में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है, तो ये एक्सचेंज रेट वहां पे तय हो गया। क्लियर। बट सर नेक्स्ट आगे, अब हर कंट्री का ऐसे गोल्ड पैरिटी वैल्यू याद रखना ये तो पॉसिबल नहीं था कि हर करेंसी की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लर्न कर सकें, याद रख सकें, कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल हो। क्लियर। देन हमने सर यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया, बेस वही रखा, गोल्ड को बेस माना, बट हमने सर हर कंट्री को अपना रिलेशन, हर कंट्री की करेंसी को पैक्ड कर दिया, रिलेट कर दिया। एक वर्ड आप यहाँ देख रहे होंगे, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, पैक्ड, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू। किसमें,
क्लियर, रिलेट कर दिया यूएस डॉलर के साथ, जबकि यूएस डॉलर को वैल्यू जो असाइन की जाती थी किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड के अकॉर्डिंग ही की जाती थी। मतलब बेस आज भी गोल्ड है, बट हमने वो गोल्ड को जो वैल्यू असाइन की गई वो एक करेंसी को दे दी, और बाकी सबको बोल दिया गया कि इसी करेंसी में अपना रिलेशन क्या करें, एक्सप्लेन करें। बेस तो वही है ना, बेस तो वही है, बट थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम इस मेथड के अंदर लेकर आए। और सर प्लस इस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडजस्टमेंट्स करना भी क्या था, अलाउड था, बट ओनली दोज एडजस्टमेंट्स विच आर अलाउड बाय किसके द्वारा, IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्लियर, इनके द्वारा जो भी एडजस्टमेंट्स की जाएंगी रेट के अंदर, सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे क्या थी, अलाउड थी। फिर हमने सर ये सिस्टम ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा सिस्टम लेकर आए, बाय द नेम, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल। क्लियर, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, जिसमें मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई अपना रेट खुद ही क्या करेंगी, तय करेंगी, जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। वो सेकंड नंबर वाले में पढ़े होंगे। क्लियर, तो अल्टीमेटली वहां पे आप लोगों ने जो वर्डिंग क्या यूज करी, क्लियर, कि फ्लेक्सिबल में जो रेट डिटरमिन किया जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस किया जाएगा। क्लियर, अब सर इस पॉइंट का, इस फ्लेक्सिबल का सबसे बढ़िया पॉइंट ये था कि जो इक्विलिब्रियम रेट है ना, अब गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं है, इक्विलिब्रियम रेट जो डिसाइड किया जाएगा वो प्योरली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो मार्केट में डिमांड होगी, जो मार्केट में उस करेंसी की सप्लाई होगी, वो ऑटोमेटिकली रेट क्या करेंगी, तय करेंगी। हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, बट धीरे धीरे जब आप लोगों ने वहां पे देखा कि सर मार्केट में तो डर्टी फ्लोटिंग क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर, कि बहुत सारी कंट्रीज ने मैनिपुलेशन क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, वो अपनी कंट्री के करेंसी के रेट में विदाउट फॉलोइंग, मेन वर्ड क्या है, विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने सर इन रेट्स को मैनिपुलेट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। देखो कुछ भी कह लो, अगर डॉलर में चेंजेस आएंगी तो अल्टीमेट सर हमारे इंडिया में भी चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी थिंग्स हैं जो हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करते हैं। क्लियर, तो अल्टीमेट किसी भी करेंसी का रेट अगर तो जेन्युइन वे से चेंज होता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने एक्चुअली क्या स्टार्ट कर दी, डर्टी फ्लोटिंग स्टार्ट कर दी, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तुम लोगों ने मैनिपुलेशन क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी तो आएगा। तो हम यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने एक टूल इंप्लॉय करा बाय द नेम, जिसका नाम क्या दिया, मैनेज्ड फ्लोटिंग। जिसका नाम क्या दिया, मैनेज्ड फ्लोटिंग। कि सर वैसे तो रेट आप लोगों का कैसे तय होगा, डिमांड सप्लाई बेस्ड ही होगा, बट यहां पे RBI, जिसको तुम वर्ड बोलते हो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कोशिश करेगा अपनी करेंसी की वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब तुम सही नहीं चल रही तो हम अपनी कंट्री को थोड़ी हिलाएंगे, हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ी यहाँ पे खराब करना है। तो हमने उसको मैनेज करने के लिए किसको एंटर करवा दिया, मैं कहा सर आपने तो कहा था फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल में क्या कहा था आपने, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। अब बीच में RBI क्यों आ रहा है, कहता सर फिर आपकी डर्टी फ्लोटिंग भी तो चल रही थी ना, उस डर्टी फ्लोटिंग को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक जो स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू रीस्टोर करने की जो कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। हम तो करेंगे फिर, क्योंकि सर आपके डॉलर में चेंजेस आना तो अल्टीमेट हमारी कंट्री में भी तो क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आप ऑल ओवर व्यू पॉइंट से सोचो ना, अपना अपना सोच रहे हो। तुम्हारा डॉलर अगर अप्रिशिएट करेगा, हमारा रुपी तो क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा ना, तो हमने अपने बारे में तो देखना है। ये सारी थिंग्स क्लियर। देन रेस्ट अपार्ट, ये सारी कुछ डिस्कस होने के बाद हम लोगों ने कुछ सोर्सेज रीड आउट किए कि सर इन फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कौन करता है, इन फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ कहाँ से है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किए, डिस्कस किए, जिनमें मोस्टली वर्ड्स क्या है, डिमांड, डिमांड कौन करेगा, जिसने क्या करनी होगी, पेमेंट। क्लियर, इंडिया में डॉलर कौन मांगेगा, जिसने डॉलर्स में क्या करनी है, पेमेंट करनी। क्लियर, और वो कौन होंगे सर, इंपोर्ट करने वाले, टूरिज्म वाले,
जिन्होंने बाहर फॉरेन कंट्री घूम कर आना है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर थर्ड, रेमिटेंस, जो फॉरेनर्स इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी कंट्री जहां पे उनकी फैमिली रहती है, अगर उनको पैसे भेजने हैं तो वो डिमांड करेंगे कि सर हमें डॉलर्स दिए जाएं। जैसे मैं कह रहा हूँ जी, अमेरिकन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम है, कम क्या बहुत रेयर है, फिर बहुत रेयर है, बट अल्टीमेटली अगर उन्होंने अपनी कंट्री में पैसा भेजना है तो वो किस में भेजेंगे? भेजेंगे तो डॉलर्स में, रुपीस थोड़ी वहां पे चलेंगे। एंड द लास्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन। अब फॉरेन कंट्री से जो अपन ने लोन्स ले रखे हैं, फॉरेन बैंक से जो आपने लोन्स ले रखे हैं, उनकी वापसी भी तो करनी होगी, वो भी किस में जाएगी सर? डॉलर्स में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ गया सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सप्लाई में आप लोगों ने क्या पॉइंट्स पढ़े कि सर फिर फॉरेक्स इंडिया में आएगा कहां से? मांगने वाले तो बहुत है, डिमांड तो बहुत कर रहे हैं कि हमने पेमेंट करनी है, हमें डॉलर्स ला के दो, बट डॉलर्स लाएगा कौन? कहता सर जहां पे इंपोर्ट होगा वहां पे एक्सपोर्ट भी तो होगा। अपा लोग इंडियंस जितना क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना फॉरेक्स, उतनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इंडिया में क्या करेगी सर? सप्लाई करेगी। अपने इंडिया में तो उतनी सप्लाई होगी, इसकी क्या? इंक्रीज। वही तो अपने को चाहिए। नंबर टू, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, फॉरेन टूरिस्ट। जितना इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट घूमने आएगा, उतनी ज्यादा इंडिया में फॉरेक्स की क्या होगी? सप्लाई होगी, क्योंकि वो लेके आएंगे नमे नमे डॉलर्स। क्लियर। और वो डॉलर आते ही उनको पहले क्या करवाने पड़ेंगे? कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। तो इंडिया की फॉरेक्स कस्टडी क्या हो जाती है? इंक्रीज। ऐसे ही सर फॉरेन से इंडियन जो फॉरेन बैठे हैं, फिर वहां से इंडिया में पैसा भेजना, एफडीआई होना, मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना, ये सब आपके इंडिया में फॉरेक्स की सप्लाई को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्लियर। तो आज आपके पास काफी एक दो पॉइंट्स और भी डिस्कस होंगे, और भी हम लोगों ने पॉइंट्स रीड आउट करने हैं कि सर कौन सी कंट्री अप्रिशिएट करी और कौन सी कंट्री डेप्रिशिएट करी, उनके रिगार्डिंग टू वर्ड्स क्या होंगे, सुनिए। सबसे पहले सर इक्विलिब्रियम रेट में आप लोगों ने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की होगी। क्लियर। इक्विलिब्रियम रेट जो तय होता है वो आपका मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए सर सिचुएशन जस्ट एक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अगर लेट इट बी आप लोगों का रेट क्या हो जाए सर? इंक्रीज हो जाए, लेट इट बी R2, मतलब R से आपका रेट क्या हो गया? R2 पे चला गया। क्लियर। जिसके कारण डिमांड आपकी कितनी हो जाएगी सर? इतनी। सप्लाई कितनी हो जाएगी सर? इतनी। मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन, अरे रेट बढ़ गया, रेट अगर बढ़ेगा तो सप्लाई नेचुरली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ना। जिन जिन के पास डॉलर पड़े होंगे सब बेचने को आ जाएंगे। आज नॉर्मली मेरे पास खुद पड़े हैं, मेरे पास खुद डॉलर्स पड़े हैं। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास वो डॉलर्स हैं, क्लियर, मेरे वॉलेट में पड़े हैं, अब कोई अगर पर्सन कल को मान लो डॉलर्स के रेट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, मैं इंस्टेंट बेचने को तैयार हूँ। बढ़िया सर, रेट अच्छा मिल रहा है। क्लियर। बट वही, अच्छा उस टाइम पे जब रेट बड़ा होगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। बेचने वाले ज्यादा होंगे, लेने वाले कम होंगे। सर एक्सेस सप्लाई होने से, क्लियर, प्राइसेस उल्टा क्या जाएंगे? डाउन जाएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, उतना सर, उतना रेट आप लोगों का मार्केट में क्या जाएगा? कम जाएगा। और दोबारा फिर आप किसी ना किसी इक्विलिब्रियम पे क्या करेंगे? स्ट्रक करेंगे। मतलब ये पोजीशन दोबारा सर, ये जो डिसइक्विलिब्रियम आते हैं ना, ये बड़े बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आपके चलते रहते हैं, जब दोबारा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आपको किसमें ले आएगी? इक्विलिब्रियम में ले आएगी। क्लियर। एंड ऐसे ही लेट इट भी सर आपका रेट डाउन चला गया, जिसके कारण क्या होगा? डिमांड इतनी हो जाएगी और सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि बेचने वाले क्यों बेचेंगे भाई? एक बात बता, मैंने 80 रुपए पे डॉलर लिया, आज उसका रेट कितना रह गया? 70 रह गया, तो मैं क्यों बेचूंगा? मेरे को तो उल्टा क्या पड़ेगा? लॉस पड़ेगा ना। लिमिटेड सप्लाई कर देंगे, क्लियर, और खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अब फिर वही बात, बढ़ती डिमांड को देखते हुए, एक्सेस डिमांड को देखते हुए रेट्स आपके क्या करेंगे? इंक्रीज। अच्छा इसको पढ़ते कैसे, सुन। पहले डिमांड तुम्हारी कितनी थी? ये पॉइंट। एंड सप्लाई आपकी कितनी थी सर? ये वाली। जब रेट आपके क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, डिमांड आपकी क्या जाएगी? वापस कम, और सप्लाई आपकी क्या होएगी? इंक्रीज। समझ लो। एंड दोबारा फिर आप किसी ना किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या करेंगे? टच करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द बेसिक्स जो यहाँ पे आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे क्या करे? क्लियर करे। हाँ जी, हुआ क्लियर यहां तक? चले नेक्स्ट आगे।
अब कल का जो हमारा टॉपिक था दैट इज इंपैक्ट ऑफ चेंज, कुछ डायग्राम्स हम लोगों ने ड्रॉ करी। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कि सर अगर लेट इट बी इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, प्रोडक्ट तो क्या डॉलर, करेंसी की जो डिमांड है, क्लियर, फॉरेन करेंसी, उसकी डिमांड अगर इंक्रीज करती है तो उसका रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड अगर कम होती है, सप्लाई अगर ज्यादा होती है, सप्लाई अगर कम होती है, तो ये चार सिचुएशंस बैक टू बैक आप लोगों ने क्या करी, रीड आउट। मेरे को सिंपल, मेरे को नहीं पता सर अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं तो सिंपल जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूं। आप ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे ना, जहां पे आप लोगों का रेट ऑलरेडी क्या था, तय, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ने फर्स्ट टाइम क्या करा, कट कर। फिर अब वर्ड बोल रहा है इंक्रीज, इंक्रीज होने का मतलब किसी अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हुई, इंक्रीज। सप्लाई तो नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अब डिमांड अगर बढ़ेगी, डिमांड अगर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो मार्केट में क्या होगी, एक्सेस डिमांड। एंड अगर एक्सेस डिमांड होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपके रेट, आपके प्राइसेस क्या करने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तेरा फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्लियर, क्या लिखा हुआ है देख। आप लोगों का इक्विलिब्रियम ऑलरेडी किस पॉइंट पे था, ऑलरेडी किस पॉइंट पे था, ई पॉइंट पे, क्लियर। एंड जैसे ही आपकी डिमांड, डिमांड क्या हुई सर, इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होना, फिर जिसके कारण आपका इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया सर, इंक्रीज कर गया, पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर। तो यही इंपैक्ट तो आपने क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। एंड रेट इंक्रीज होने का मतलब जो $1 पहले आपको कितने का मिलता था, 60 का, आज वही $1 आपको कितने का मिल रहा है, 70 का। मतलब सर जो पहले $1 को परचेज करने के लिए आपको कितने देने पड़ते थे, 60 रुपीज, अब कितने देने पड़ेंगे, 70 रुपीज। सर इसको वर्ड क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। कि अपना रुपी क्या कर गया सर, डेप्रिशिएट कर गया। पहले यही 60 रुपए में हम लोग $1 ले लेते थे, अब 70 रुपए देके भी $1 नहीं मिलता आपको। दैट इज कॉल्ड एज कि आपकी करेंसी क्या करी, डेप्रिशिएट, और फॉरेन करेंसी क्या करी, एप्रिशिएट। क्लियर, सेम चीज। ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, डिक्रीज इन डिमांड होना, इंक्रीज इन सप्लाई होना, या मे बी डिक्रीज इन सप्लाई होना। क्लियर। मैं अल्टीमेट इसका क्रक्स जो फाइंड आउट किया हम लोगों ने, यहां पे कुछ वर्ड्स हमने यूज किए। मेरे को सिंपल वर्ड बताओ। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड, सुनना ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का इंक्रीज होना और डिक्रीज इन सप्लाई होना, क्या ये दोनों सेम चीज है, बताइए, सेम है। क्योंकि इन दोनों से मार्केट में क्या होगी, एक्सेस डिमांड, क्या होगी, एक्सेस डिमांड। और अगर एक्सेस डिमांड होगी तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट आपके क्या करेंगे, इंक्रीज। दिस इज योर सिचुएशन नंबर 1, दिस इज योर सिचुएशन नंबर 4, जो ऊपर आपने रीड आउट कर, क्लियर। और दूसरी तरफ हम वर्ड क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन क्या होना, डिमांड होना, एंड इंक्रीज इन सप्लाई होना। क्या ये दोनों सेम है, क्या इन दोनों का इंपैक्ट क्या होगा, सेम होगा, यस। क्योंकि इन दोनों से मार्केट में क्या जाएगी सर, एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई में आपके रेट्स क्या जाते हैं, डाउन। दिस इज योर सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। तो ये चार सिचुएशंस हमने लास्ट क्लास में क्या करी, बेसिकली डिस्कस करी। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक। देन कुछ डिफरेंसेस आप लोगों ने करे। डिफरेंसेस में मेन डिफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूं सर, हम लोगों ने दो सिस्टम रीड आउट किए थे, सुनना ध्यान से, अच्छी चीज है। एक आपने पढ़ाया था कौन सा, फिक्स्ड, और एक कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में कंट्रोलिंग कौन करता सारी, और फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस। फ्लेक्सिबल सिस्टम में कौन करता है, मार्केट फोर्सेस। सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, गवर्नमेंट जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आपके एक्सचेंज रेट को क्या करती हैं सर, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, मतलब कम करना या ज्यादा करना, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड क्या चलता है यहाँ पे, रीवैल्यूएशन। क्लियर, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एंड एक वर्ड चलता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये समझे वर्ड, इस लाइन को रिपीट करो, क्या बोला मैंने वर्ड,
कि सर फिक्स्ड सिस्टम के अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, हाँ जी, रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? रिवैल्यूएशन रखना चाहिए, फायदा है। दोनों में पॉसिबिलिटी है। आप बीओपी के बैलेंस को, अच्छा ये जो किया जाता है ना एक्सचेंज रेट को, जो कुछ भी किया जाता है, ये बीओपी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बीओपी का बैलेंस कभी सरप्लस चला जाता है कभी नेगेटिव, तो जिसके कारण कभी तुम्हें अपने एक्सचेंज रेट को रीवैल्यू करना पड़ता है, कभी डीवैल्यू। क्लियर? रीवैल्यूएशन मींस अपवर्ड जाना, अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना, बट सर प्योर बाय गवर्नमेंट। और ये होता भी कौन सा सिस्टम के अंदर है? फिक्स के अंदर ही होता है, तभी मैंने वर्ड अलग करे। इसको वर्ड बोलते हैं रीवैल्यूएशन करना या डीवैल्यूएशन। बट सर अगर मार्केट फोर्सेस के कारण तेरे एक्सचेंज रेट में इंक्रीज या डिक्रीज आए, वहां पे वर्ड क्या चलता है? एप्रिसिएशन, या वर्ड क्या चलता है? डेप्रिसिएशन। तो कृपा करके दिमाग पूरा यूज कर लेना। अगर किसी वन मार्कर में या किसी क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज किया एप्रिसिएशन हुई, डेप्रिसिएशन हुई, मार्केट फोर्सेस, समझ गए ना? और अगर उसने वर्ड यूज किया रीवैल्यूएशन किया गया, डीवैल्यूएशन किया गया, तो तुम्हें माइंड में याद आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने करा, मार्केट फोर्सेस के कारण नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने करा, टू मेंटेन बीओपी बैलेंस, टू मेंटेन बीओपी स्टेटस। समझ गए ना? तो ये बेसिक्स याद रखना। हाँ जी, बीओपी करते हैं। हाँ, जो ये मार्केट फोर्सेस होती है ना, ये बीओपी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं, जो उस करेंसी की मार्केट में डिमांड या सप्लाई होगी, इन्होंने तो हाँ एक्चुअल जो चल रहा है। बट गवर्नमेंट जो छेड़छाड़ करती है, गवर्नमेंट जो प्लस माइनस करती है रेट के अंदर, वो करती ही क्यों है? बीओपी के स्टेटस को अकोमोडेट करने के लिए। समझ गए ना वर्ड? तो जितनी भी चेंजेस, हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जितने भी फॉरेक्स में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हर कंट्री के, अब देखो, जिस कंट्री के पेमेंट्स ज्यादा होंगी, इनफ्लोज कम होंगे, मतलब आउटफ्लोज यहां से ज्यादा हैं, आते कम है। डॉलर जाते ज्यादा है इंडिया में और आते इंडिया में कम है, क्योंकि यहाँ के लोग इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, यहाँ के लोग इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, बाहर घूमने बहुत जा रहे हैं, फॉरेन से लोन बहुत ले रखे हैं। तो जिसके कारण क्या होगा? इंडिया में डॉलर्स का आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो क्या है? कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट अपने बीओपी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या करेगी? रीवैल्यू या डीवैल्यू, ताकि हमने बीओपी स्टेटस को भी क्या करके रखना है? मेंटेन। और ये भी आपकी कंट्री का एक इकोनॉमिक पैरामीटर है। किसी कंट्री के बारे में अगर आप लोगों ने जानना है कि वो कंट्री कैसी है, तो बीओपी स्टेटस देख लो कि इनका बीओपी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि मतलब इनके पैसे आते कम हैं और जाते ज्यादा हैं, नेगेटिव स्टेटस रहने दो। मतलब ये कंट्री ना दूसरी कंट्रीज पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये भी अपने आप में एक इकोनॉमिक पैरामीटर है बीओपी स्टेटस वाला। ये अगला टॉपिक आप लोगों का क्लियर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर, एंड इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। यस, हाँ जी, पढ़िए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सबसे पहले। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आया, जहां पे सर इन सबकी डीलिंग की जाती है, इस फॉरेक्स की जो डीलिंग की जाती है, दैट मार्केट इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर? यहां पे पढ़िए जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हर्षित पढ़ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू दी, बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for national currencies of different countries. अच्छा, अंडरलाइन द वर्ड मार्केट फॉर, क्या लिखा हुआ है? नेशनल करेंसीज, जहां पे नेशनल करेंसीज को क्या किया जाए? डील किया जाए। क्लियर? मतलब जहां पे अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को क्या किया जाता है? डील किया जाता है। सारे रेट, सारी मार्केट्स पढ़िए सर, सारे करेंसीज पढ़िए, बताओ कौन सी चाहिए। हर तरह की करेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? सो बेसिकली इट इज अ प्लेस, इट इज अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज अ सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ क्या है? ट्रेड फॉर दी वर्ड क्या लिखा हुआ है? जैसे जो मार्केट है गवर्नमेंट के अंडर आती है, किसके? आरबीआई के अंडर आती है, मतलब जैसे अपने ये शेयर मार्केट होती है काइंड ऑफ, फिर वैसे ही आपकी ये फॉरेक्स मार्केट है, जिसमें गवर्नमेंट की ही रूलिंग चलेगी, गवर्नमेंट के अंडर ही होगी, बट होगी मार्केट बेस्ड, मार्केट फोर्सेस बेस्ड, डिमांड सप्लाई बेस्ड होगी। कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो, इनमें कैश ट्रांजेक्शन होती नहीं, डॉलर में कुछ होते होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैश होती नहीं ना। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा, जो पेमेंट बाहर जाएगी बाय अकाउंट जाएगी। अगर बाय कैश होगा वो स्मगलिंग काउंट होती है। अरे बाहर जो पेमेंट करते हैं ठीक है ना? डॉलर्स में करते हैं, टोटली अपर रुपीज देते हैं, फिर नुकसान बैंक वाले कन्वर्ट इसमें कर देते हैं डॉलर्स में। नुकसान तो इन्हीं का ही है ना कि पेमेंट ज्यादा जाती है जैसे डॉलर्स में करते हैं तो।
वही तो कह रहे हैं ना कि किसी कंट्री, अब तुझे पेमेंट क्यों करनी पड़ी, क्योंकि तुमने इंपोर्ट करा। वही अगर तुम क्या करो, एक्सपोर्ट करो, उल्टा उधर का पैसा कहाँ पे लेके आओगे, इंडिया में लेकर आओगे। उसका अरे ज्यादा तुम, हुआ वो फायदेमंद है। ये गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, जो हम जो ऑल ओवर इंडिया, नो नो नो, ऑल ओवर इंडिया, तो जो हम इंडिविजुअल ऑल ओवर इकोनॉमी। किया वो तो मेरे अकाउंट में आया, फिर उसी गवर्नमेंट का क्या फायदा? वैसे तेरे अकाउंट में इंडिया की कस्टडी में तो आया, तुझे तो रुपीज ही मिलेंगे, डॉलर्स कहाँ पे जाएंगे? डॉलर तो आरबीआई की कस्टडी में जाएगा ना। कुछ अपने उस लॉकर में ही रखते थे। वो थोड़ा बहुत अलाउड है, थोड़ा बहुत अलाउड है, लिमिटेड अलाउड होता है। बट मेन कस्टडी जो काउंट होगी वो किसमें काउंट होती है, आरबीआई में। कि आरबीआई मतलब इंडिया में एट प्रेजेंट फॉरेक्स की कस्टडी कितनी है, वो चीज सर क्लियर। इसीलिए तो होता है कि आप लोगों को तो कन्वर्ट होकर पैसे मिलते हैं। अपन ने डॉलर्स रख, मेरे अकाउंट में डॉलर्स का मतलब क्या है, उसको रखना क्या, मेरे तो यहाँ पे क्या चलते हैं, रुपीज चलते हैं। क्लियर। तो वो जब कोई फॉरेनर इंडिया में पेमेंट करेगा ना, उसके अकाउंट से डॉलर कटेंगे, मुझे कन्वर्ट होके क्या मिलेंगे, रुपीज। समझेंगे ना। तो इंडिया में जैसे ये चैनल्स होते हैं, जैसे उस दिन पेपाल चैनल की मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, सेम ऐसे ही चैनल्स बने होते हैं जो प्रॉपर बैंकिंग सर्कुलेशन में माने जाते हैं। इनका काम ही क्या, यही चीज तो काम है। आप लोगों ने अगर मान लो फॉरेन को पेमेंट करनी भी है तो आप बैंक को बोलो, बैंक अरेंज करवा के देगा। बट ये नहीं कि तुझे फिजिकली लेके देगा डॉलर्स, ये लो। आप, आपके अकाउंट से पैसे कट कर लिए जाएंगे और उनके अकाउंट में जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, डॉलर जाएंगे। आजकल तो बैंक्स के आपके जो कार्ड्स है ना, ये डेबिट कार्ड्स एंड ऑल, ये भी इंटरनेशनल कार्ड्स आने लगे। बहुत अच्छी चीज है। एसबीआई क्लियर। एक्सिस का सबसे पहले आया था ये, एक्सिस ने सबसे पहले लॉन्च किया था कि कहीं भी स्वाइप करो, तुम्हारे अकाउंट से क्या कटवाएंगे, रुपीज, अगले के अकाउंट में क्या जाएंगे, डॉलर्स। मतलब इंस्टेंट, इतनी फास्ट सर्विस। सबसे बड़ी चीज देखने वाली जो थी ना इंटरनेशनल कार्ड्स में, कि मतलब ये बड़ी चीज अच्छी करी। किस बात को लेकर, पहले तो टाइम नहीं लगेगा रुपीज टू रुपीज तो मानना, वो तो इंडियन करेंसी है, रुपीज टू डॉलर, और वो भी स्वाइप करते ही इतनी फास्ट सर्विस देना। ये चीज अब डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आजकल सारे बैंक्स ने कहा देखो देखी सबने सिस्टम बना ही लिया, इंटरनेशनल कार्ड्स लॉन्च कर दिए। तो बेसिकली दिस इज द मार्केट जहां पे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बढ़िया, टाइम तो लगता होगा ना, हमारा बैंक इंडिया का वो बैंक तो रियल टाइम, इसको वर्ड बोलते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। आप लोग देखते हो कभी एटीएम से पैसे निकालते हैं, पैसे अभी बाहर भी नहीं आए होते, मैसेज पहले आता है। सर जैसे ये पीएनबी का है, सर्वर Clear? डाउन है, इनका तो बाय डिफॉल्ट है, इनका तो बाय डिफॉल्ट है। क्लियर। अदरवाइज अदरवाइज आप ये देखिए कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, ब्रांच कहाँ होती है, आप एटीएम से पैसे अगर विड्रॉल करवाते हैं ना, इंस्टेंट आपको अपडेशन मिलती है। अब आपका कहीं मेरा बैंक तो वहां पे 10 सेक्टर में 20 सेक्टर में पैसे निकलवा रहा हूँ, इसको इतनी जल्दी पता भी लग गया। इतनी जल्दी नहीं करो, रियल टाइम सिस्टम बेसिस पे चलती हैं। इमीडिएटली जहां तुम ट्रांजेक्शन करोगे, इमीडिएटली मैसेज आपको वहां पे कंडक्ट हो जाएगा। करते हैं सर अपन स्वाइप मशीन, वो तो बैंक भी नहीं है, स्वाइप मशीन है, स्वाइप करा तभी इंस्टेंट मैसेज आता है। अभी तो पर्ची बाहर भी नहीं निकली होती, मैसेज पहले आ जाता है कि आपके अकाउंट में से इतने की ट्रांजेक्शन की गई, इतने अकाउंट आपसे डेबिट किए गए। समझ गया ना, ये होते हैं रियल टाइम, इसको वर्ड बोलते हैं ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ। यस। बायर एंड सेलर्स, हाँ जी बढ़िया आगे। Buyers and sellers in foreign exchange market wish to buy or sell foreign exchange. बिल्कुल सर, जिसने भी अपनी मतलब फॉरेक्स में कोई बाय सेल करना है, आप अल्टीमेटली इस मार्केट में क्या कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इस फंक्शन, इस मार्केट के फंक्शंस क्या है। नंबर वन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर वन क्या लिखा हुआ जी, ट्रांसफर फंक्शन, पढ़िए। इट इंप्लाइज, Transfer purchasing power in terms of foreign exchange across different countries all over the world. सर हम आपको कितनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपकी इंडिया की परचेजिंग पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसफर कर रहे हैं। कि पहले जो तुम लोग सोच रहे थे कि रुपीज तो कहाँ पे चलते हैं, सिर्फ इंडिया में चलते हैं, तो अल्टीमेटली आप तो इंडिया से ही परचेज कर सकते हैं। मैं कह सर किसने कहा, फॉरेक्स मार्केट में आओ, आप रुपीज के बदले में क्या लीजिए, डॉलर्स लीजिए, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां मर्जी। एंड इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ना डॉलर्स अलाउड है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, अगर जैसे आपका कहते हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो डॉलर्स को लेके राजी नहीं है, यहाँ पे तो अपना लीगल टेंडर कौन सा है, रुपीज ही है। बट काफी सारी कंट्रीज में यूएस डॉलर को बेस मान लिया जाता है कि अगर आपके पास वो भी है तो वो कन्वर्ट कर लेंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर मैं अपनी परचेजिंग पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर पा रहा हूँ, ट्रांसफर कर पा रहा हूँ थ्रू दिस मार्केट। अगर ये मार्केट ना हो, अगर ये फॉरेक्स मार्केट ना हो,
कि मैं अपने ये कन्वर्शंस कर सकूं, मैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकूं, तो फिर तो मैं इंडिया का इंडिया में रह गया ना सर। अगर ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये फॉरेक्स मार्केट वाले फैसिलिटी दे रहे हैं, तभी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां से बैठा बिठाया किसी भी दुनिया में बैठकर मैं क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग कर सकता हूँ। क्यों? मेरे को पता है कि वो मेरे फॉरेक्स कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होकर उनको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। सेम वर्ड। नेक्स्ट इज क्रेडिट फंक्शन सर, पढ़िए। इट इम्प्लाइज Provision of credit in terms of foreign exchange But, and export of goods and services. अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इवन क्रेडिट फंक्शन भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपको किसी तरह का कोई लोन फैसिलिटी, किसी तरह का क्रेडिट अगर आप लोगों को चाहिए फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड टोटली क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट इस वर्ड के लिखा हुआ है हैजिंग। हैजिंग क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पास नेक्स्ट पेज पे अलग से भी लिखी मिलेगी। क्लियर। हैजिंग का मतलब क्या है? इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू क्या लिखा हुआ है? वेरिएशंस इन द फॉरेक्स मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या होती है? हमें फॉरेक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो डर है ना, वो किस चीज का है? फ्लक्चुएशंस का। कि सर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा किस रेट पे, और जब पेमेंट देनी होगी या पेमेंट लेनी होगी उस टाइम का रेट पता नहीं ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि ये तो डे बाय डे क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। तो सर मैं तो दिक्कत में पड़ जाऊंगा। अब लेट इट भी, आपसे डीलिंग आज करी, सामान मंगवाया, पैसे देने थे 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद का डॉलर का रेट क्या होगा अपने को क्या पता। तो हम लोग इस मार्केट का ये फीचर क्या करते हैं, यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज हैजिंग। हर वो पर्सन जिसने फॉरवर्ड नेक्स्ट आगे किसी फ्यूचर डेट को क्या चाहिए, उसको डॉलर्स चाहिए या उसके पास डॉलर्स आएंगे, इफ ही फील्स रिस्की, अगर आप रिस्की फील करते हो कि पता नहीं 6 महीने के बाद का रेट क्या होगा, तो आप आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आज ही अपने डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। एंड मौके पे जो भी रेट होगा, देखो वो फेवर में भी जा सकता है, अनफेवर में जा सकता है, समझ गए ना? बट आपने अपने आप को क्या करा? सिक्योर कर। अब लेट इट बी, मैंने सर आपसे फॉरेन से क्या मंगवाई? मशीनरी मंगवाई। एंड जो मेरी सेंस कहती थी अल्टीमेटली कि आने वाले टाइम में डॉलर्स रेट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, मतलब डॉलर अप्रिशिएट करेगा और इंडियन रुपी क्या करेगा? डेप्रिशिएट करेगा। तेरे सामने हुआ, 87 तक आ गया। क्लियर। कि मैं जब मशीन मैंने ऑर्डर करी थी तब कितने की थी? 80, अब कितना हो गया? 87। तेरा तो पर डॉलर कितना बढ़ गया? 7। मैं क्या सर बढ़ेगा? मैंने क्या करा अपने आप को सिक्योर करने के लिए? क्लियर। पहले ही मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पहले ही मैंने हैजिंग फंक्शन क्या कर लिया? यूज कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। मैंने वही पेमेंट जितनी मुझे चाहिए थी ना, उतने डॉलर मैंने लॉक कर दिए थे एट द रेट 82। कितने पे कर दिए थे? बैंक करते हैं कौन करते नहीं, इस मार्केट में, हैं? फॉरेक्स मार्केट में नॉर्मल प्लेयर्स बैठे हैं, जाना पड़ते हैं नॉर्मल जाइए, मनी ऑर्डर या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऐसे मनी कोई ऑर्डर दिक्कत। के टाइप में दिया तो किसमें? मनी ऑर्डर के फॉर्मेट में वो किस रेट पे होगा? मनी ऑर्डर मींस? मनी ऑर्डर होता है ना, हमने बैंक की रिसीप्ट किए, पहले इतना निकाल लिया, ना ना, ट्रांजैक्शन वो चीज डेबिट हो जाता है। वो चीज नहीं है। यहाँ पे वर्डिंग चल रही है, कुछ नहीं हो रहा सर, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहे हैं। किस बात का? सर मैंने 82 पे लॉक कर दिया एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट, दैट इज कॉल्ड एज, अपने आप को मैंने क्या कर लिया? हेज कर लिया, अपने आप को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब देख, ड्यू डेट पे जब ऑन द स्पॉट जब रेट निकला, कितने का रेट निकला? 87 का। मैं कैसा दिखा? आया फायदा? मुझे वो 82 के रेट पे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो अपने आप को पहले क्या कर लिया था? प्रोटेक्ट कर लिया था, सिक्योर कर लिया था। और जो पर्सन कहता है ना जी ना, हमें नहीं पता कि पता नहीं कितना रेट होगा, मे बी कम भी हो सकता है, तो वो सर आपका है ना, तो आपने अपना रिस्क क्या करना है? कवर करना है। दैट इज कॉल्ड एज हैजिंग फंक्शन, कि जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये दोबारा पढ़ो। इट इंप्लाइज, यस, Protection against रिस्क रिलेटेड टू, किसके? वेरिएशंस के रिलेटेड जितने भी आप लोगों के रिस्क होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का ये फीचर, ये फंक्शन क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिर एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको वर्ड बोलते हैं प्री डिटरमिन्ड रेट। मैं कहा मेरे को नहीं पता कल को रेट 80 से डाउन जाए, 80 से प्लस जाए, मैंने वो लॉक कितने पे कर दिया? 82। तो मेरा अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 82 पे ही क्या होगा? पूरा होगा। मैंने भी कुछ सोच समझ के लॉक किया होगा?
इतना एक्सपीरियंस तो हमारा भी है, इतनी सिक्स सेंस मेरी भी काम करती है। 82 पे कैसे करेगा अगर 87 चल रहा है उस टाइम? तो पहले मैंने पहले बुकिंग कर ली भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में हो गया था कि मैं आपसे डॉलर क्या करूंगा, परचेज करूंगा, कितने का करूंगा, 82 का करूंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कल मैंने तो नहीं करा होगा, आपने भी तो करा होगा, सोच समझ के कोई बात हुई होगी ना। तो अगर एग्रीड हमारे बीच में था, अब आपको 82 के हिसाब से ही देने पड़ेंगे, मैं सिक्योर हो गया। दोनों पार्टी के बीच में, मतलब जिससे हमने खरीदो उसके बीच में भी होना चाहिए क्या चीज? कि हम hedge करा रहे हैं कोई दूसरे उसी से तो कर रहा हूं मैं। इस सामने वाली ना ना, उसको वो मतलब नहीं, जिसको पेमेंट मिल रही है उसको वो मतलब नहीं है, ये तो मैंने पेमेंट करनी थी ना। मैंने अपने आप को इस मार्केट में जाके क्या करा, सिक्योर करा कि देखिए कल को रेट बढ़ ना जाए, आप पहली बुकिंग कर लो, एडवांस बुकिंग कर लो, जैसे वर्ड बोलते हैं आप, हाँ वो सारी चीज क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पढ़िए जी, एक होती है सर यहाँ पे स्पॉट मार्केट और एक होती है आपकी फॉरवर्ड मार्केट। पढ़िए जी, स्पॉट मार्केट। market. हम्म। It is that market which handles ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट का मतलब क्या हुआ, आज की ट्रांजेक्शन। क्लियर, हमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन में डील नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पॉट मार्केट है। आज की ट्रांजेक्शन बताओ अगर कुछ करनी है तो। पढ़िए। और current transaction. हाँ, Its principal characteristics are charged. First, in terms of period of transaction, स्पॉट मार्केट इज ऑफ, कौन सी है daily, ये, मोस्टली डेली नेचर वाली होती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन इस मार्केट में होती है वो कौन सी होती हैं, डेली नेचर वाली होती हैं। यस, एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमिन इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। आज का रेट जिसको कहते हैं, नहीं स्पॉट रेट बताना क्या चल रहा है, स्पॉट रेट मींस आज का करंट रेट क्या चल रहा है। क्लियर, इट इज द रेट विच प्रिवेल एट द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेड। सो सिंपल, आज का रेट ये चल रहा है। जैसे आप कहते हैं सर ज्वेलरी के केस में गोल्ड का स्पॉट रेट बताना क्या चल रहा है, स्पॉट रेट मींस आज का रेट क्या चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज एक होती है फॉरवर्ड मार्केट, जिसको तुम बोलते हो फ्यूचर मार्केट ऑल्सो। यस, इट इज दैट मार्केट। which handles such transactions of forex that are meant for future delivery. अच्छा, पहली वर्ड के लिखो है मेंट फॉर, फ्यूचर ये डिलीवरी। आज के लिए तो है ही। अब जैसे मैंने अपने आप को कहा नहीं 6 महीने के बाद का लॉक कर दिया। क्लियर, तो ये जो मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने जो आज ये डीलिंग करी, क्या ये ऑन द स्पॉट के लिए करी, किसके लिए करी सर, फ्यूचर डिलीवरी के लिए करी, जिसके लिए रेट मैंने प्री डिटरमिन्ड पहले ही क्या कर लिया, तय कर लिया। मैं क्या, देखो सर सिंपल सी बात है, मैंने आपसे 82 का रेट कहा, रिस्क तो मेरा भी है। अगर मान लो 82 से कम हुआ तो मुझे लॉस नहीं पड़ेगा, आज 82 से ज्यादा हो गया तो तुझे लॉस पड़ेगा। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, ये थोड़ी है कि मैं अपने फायदे में हूंगा, नुकसान मेरा भी तो हो सकता है। अब मान लो मेरी थिंकिंग थी कि 80 से रेट बढ़ेगा, अगर कम हो जाता, पता मुझे भी नहीं था। ये एग्रीमेंट है सर, जिस एग्रीमेंट पे तभी तो मैंने हेजिंग यूज करी है। पढ़िए आगे, सच ट्रांजेक्शंस आर। Day, but are सर ये ट्रांजैक्शन साइन आज की जा रही हैं, बट ये डिलीवर कब की जाएंगी, फुलफिल कब की जाएंगी, ऑन सम फ्यूचर डेट। क्लियर। यस, इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इट ओनली कैटर्स टू, कैटर्स मींस सर्व करना, कैटर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड वाली कौन सी होती हैं, जो फ्यूचर के लिए बनी होती है। यस, इट डिफाइंस और डिटरमिन्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर। यस, नेक्स्ट इज वाई आर फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस कॉन्ट्रैक्टेड। यहीं से जस्ट छोटा सा क्वेश्चन बनाया गया कि सर ये फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन करते क्यों हैं लोग, नॉर्मली स्पॉट रेट पे करा करो, स्पॉट रेट करा करो कि जो स्पॉट पे रेट चल रहा है उस पर ट्रांजैक्शन कर ली। कहता नहीं सर, समटाइम्स देयर इज अ रिस्क अवॉइडेंस ऑल्सो, कि हम अपना रिस्क क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, खुद को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम दी जो फ्यूचर की फ्लक्चुएशंस हैं, उनसे अपने आप को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पढ़िए, द रीजंस आर, नंबर 1 टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। जैसे मान लो डॉलर्स आने थे, चलो अभी तक तो पेड का कॉन्सेप्ट था, डॉलर्स आने थे, आज का रेट कितना चल रहा है सर, 87। मेरे को डर लग रहा है जितने में डॉलर आएंगे तब तक इसका रेट कितना रह जाएगा, 80। मैंने उसको 85 पे पहले ही क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये भी कर सकते क्लियर, हाँ दोनों तरफ, जरूरी नहीं पेबल के टाइम, रिसीवेबल के टाइम भी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी बंदे से क्या? किसी भी मार्केट में जो, अरे बायर एंड सेलर तो होंगे,
क्लियर। मैंने उनके साथ पहले क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं क्या तुझे 6 महीने में डॉलर चाहिए, मैं दूंगा। किस रेट पे चाहिए बोल, 85 पे। कहता हाँ चल। उसके माइंड में क्या चल रहा था, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को डर था कि रेट क्या जाएगा, डाउन जाएगा। उसको उसको चाहिए, उसको डर था कि रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि 87 के आसपास तो है। तो सर हमारी डील हो गई। अब देखो, कोई एक पार्टी फायदे में होगी, कोई एक पार्टी नुकसान में, कॉमन सेंस है। तो ये सारी होती है अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम लोग जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करके चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज यस टू मेक, या फिर इसका दूसरा मेन मोटिव होता है टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स। बहुत सारे लोग इसमें पैसा भी बनाते हैं। क्लियर। जो सट्टेबाजी इसको वर्ड बोलते हैं अल्टीमेटली, कि अप डाउन मूवमेंट्स के थ्रू, जो सारा दिन मोबाइल पे देखते रहते हैं कि सर मार्केट में क्या होगी हलचल। क्लियर। ट्रेड करना, स्पेकुलेशन करना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेटिव गेन्स। क्लियर। यस। सर जो ये इन्वेस्ट करते हैं डॉलर्स में, हाँ नॉर्मल ये है ना, एप्स और स्टॉक्स में भी, हाँ हाँ। सर उनका कोई फिक्स होता है वॉलेट में कि इतना कर सकते हैं इतना नहीं? डे बेसिस पे कोई फिक्स हो, जैसे नॉर्मल आई डोंट, मुझे इतना पता नहीं उसके बारे में। शायद में भी लिमिट लगाई हुई है इनके ऊपर, जैसे अदरवाइज हम तो अपने पास इतना रख सकते हैं वॉलेट में, के पास थोड़ी हो सकता है। हाँ। डिजिटली तो जितना मर्जी रखो, डिजिटली तो रिकॉर्ड में है ना, फिजिकली नहीं तुम रख सकते। डिजिटली तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, मेरे वॉलेट में पड़े हैं, वो तो जितने मर्जी पड़े रहे, बट फिजिकली नहीं। फिजिकली आपको लिमिटेड अलाउड। इवन उसकी ना फिक्स रेशो है कि $1000 तक आप घर पे रख सकते हो, या कुछ क्वाइंस जितनी लिमिट उसकी है वो रख सकते हो। अब मान लो तुम्हारे घर पे जब रेड पड़ी, पता लगा जी $2 लाख मिले, इतने कहां से आए। समझ गए ना, डॉलर्स यहाँ पे मतलब क्या है। तो ये अल्टीमेट और वहां पे फंसने वाला काम, ये सारे चीज। क्लियर। चलिए, तो दो तरह की मार्केट हम लोगों ने डील करी, वन इज स्पॉट मार्केट एंड दूसरी कौन सी होती है, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट जो है वो करंट ट्रांजैक्शन को डील करती है, फॉरवर्ड मार्केट जो है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को क्या करती है, डील करती है। क्लियर। स्पॉट मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है उसको वर्ड क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड फॉरवर्ड में हम वर्ड क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर। एंड स्पॉट मार्केट में हैजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हैजिंग आती ही किसके लिए है, फ्यूचर के लिए। क्लियर। तो फॉरवर्ड मार्केट में हैजिंग का फीचर अपने आप में अवेलेबल है। क्लियर। लास्ट लाइन, हैजिंग, हैजिंग मतलब सर इट मींस अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एन, किसका, एडवर्स चेंज, नेगेटिव चेंज होने से बचना, बाय साइनिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर द फ्यूचर डिलीवरी, इसको लिख लो आगे, एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। प्री डिटरमिन्ड प्राइस, एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे इसको लेना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हैजिंग करना। क्लियर। इसको वर्ड क्या बोलते हैं, हैजिंग करना। क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ना सर एक दो क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों से, क्या चीज, क्वेश्चन मेरे मिक्स ही हैं नॉर्मली, कुछ टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं। जैसे लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर दी, एक चार्ट की तरह उसी में सोल्यूशन बना देंगे, फॉर द गिवन एक्सचेंज रेट्स, कॉमा, मेंशन which currency is appreciating and which one is depreciating, which one is depreciating। इसमें ना 4 कॉलम्स बनाना ध्यान से, ओल्ड एक्सचेंज रेट, इवन सर आपको ये मानिए क्वेश्चन कन्वर्ट करना भी आ सकता है, कि लेटेड भी आपके पास इंडियन डॉलर्स, सॉरी इंडियन रुपीज आपके पास कितने हैं, 50,000, और डॉलर का जो रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू कितना, 20। तो बताइए सर आपके पास कितने डॉलर्स आएंगे। तो ऐसे कुछ कन्वर्ट करने न्यूमेरिकल्स भी, जिसको
नाम का न्यूमेरिकल कह सकते हैं, जस्ट कन्वर्शन करना भी आपके पास ये आ सकता है। क्लियर। आजकल ये मानिए लॉन्ग क्वेश्चन में इतना खतरा नहीं है, कि जितने तुम्हारे वन वर्ड्स आते हैं ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूरा टॉपिक वो कवर कर लेते हैं। क्लियर। ओल्ड एक्सचेंज रेट, न्यू एक्सचेंज रेट, आगे लिख एप्रिशिएटिंग करेंसी एंड एक वर्ड है डेप्रिशिएटिंग करेंसी। आपने सिर्फ करेंसी का साइन यहां पे डालना होगा। क्लियर, कि इनमें से कौन सी करेंसी आपकी एप्रिशिएट कर रही है एंड कौन सी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर रही है। बड़े ना हैं, छोटे हैं। क्या चीज? जस्ट 4-5, ज्यादा नहीं, 5 तक। लाइन ना लाइंस ये वाली। लिखिए जी। सबसे पहले 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2 एंड 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $3। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $3। अब इसमें से सर एप्रिशिएटिंग कौन, डेप्रिशिएटिंग कौन? या लिख लीजिए, आप अपने आप सॉल्व करिएगा सोच के। $1 इज इक्वल्स टू 100 yen and $1 is equals to 105 yen। साइन थोड़ा करेंसी की वो तो इसको याद करने पड़ेगा सबके रखने। क्या चीज, ये मोस्टली 4-5 ही चलती हैं, हर एक का नहीं आएगा। ये क्या है ये येन, ये जापान, चाइना। कोई बात नहीं। 50 इज इक्वल्स टू, सर कोरिया में भी यही चलते हैं, कौन चलता है? ये नहीं पता येन मोस्टली किसमें चलते हैं, ये अपना जापान में ज्यादा चलते हैं, ठीक है ना वहां पे। एंड ₹65 इज इक्वल्स टू $1। Number 4 rupees 140 is equals to 4 pound. Rupees 120 is equals to 4 pound. Fifth, 1 euro is equals to rupees 60 and 1 euro is equals to rupees 80। करिए जी सॉल्व। इनमें एप्रिशिएटिंग कौन है? एप्रिशिएटिंग कौन होगा? जो स्ट्रांग हुआ होगा पहले से। चल लास्ट वाले के 1 euro, €1 is equals to ₹60 and 1 euro is equals to ₹80। करिए, डिसाइड करिए सर कौन इसमें एप्रिशिएटिंग है एंड कौन इसमें डेप्रिशिएटिंग है। में लिखना क्या, ओल्ड या न्यू? इसमें अरे नहीं, जो एप्रिशिएटिंग करेंसी का साइन, जैसे मैं फर्स्ट बताता हूँ। अच्छा ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2 एंड 1 पाउंड इज इक्वल्स टू कितना? $3। जो पहले 1 पाउंड, पाउंड की वैल्यू बढ़ी। ठीक है ना, 1 पाउंड में पहले कितने आते थे? $2। अब 1 पाउंड में कितने आ रहे हैं? $3। तो कौन अप्रिशिएट करा? पाउंड। एंड डॉलर क्या करा? डेप्रिशिएट। ऐसे लिखना है। देखिए फटाफट करिए इसको। लास्ट में 80 है। अपना अपना भाई, फटाफट जल्दी जल्दी करो, 2 छोटे क्वेश्चन और हैं। क्या चीज? सेकंड वाले का कौन सा था? डॉलर, नहीं नाम डॉलर के दूसरे वाला पाउंड। पाउंड। अच्छा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कंट्रीज में जो चलता है पाउंड। मतलब रुपीस और पाउंड थोड़ा सा अरे वो ड्रॉ करने में ऊपर नहीं है ना, रुपीस नहीं है वो। थोड़ा ऐसे वो उनका की अपने वाले र में एक और ऊपर होती है मेन। हाँ जी, हो गया। होगा सर। एक सेकंड सर। सेकंड वाले में एप्रिशिएटिंग कौन हुआ? डॉलर। एंड डेप्रिशिएटिंग कौन हुआ? येन। ये अच्छा, नेक्स्ट वाले में एप्रिशिएट कौन कर रहा है? डॉलर। एंड डेप्रिशिएट कौन कर रहा है? रुपी। क्योंकि पहले $1 में 50, अब $1 में 65, तो रुपी डाउन जा रहा है। क्लियर। अच्छा, अगेन क्या है? रुपी एप्रिशिएटिंग एंड डॉलर डेप्रिशिएटिंग। एंड लास्ट वाले में यूरो एप्रिशिएटिंग एंड रुपी डेप्रिशिएटिंग। हुआ क्लियर? क्योंकि सेकंड लास्ट में डॉलर का है। लास्ट डॉलर का है। अरे रुपी कर लो,
अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पाउंड कर लीजिए, पाउंड कर लीजिए, मैंने क्या ये साइन होता है इसका। राइटिंग अभी भी सर अलग है। अरे चेक कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है, डन। क्या हो रहा है? चलिए जी, नेक्स्ट आगे बताइए, यहाँ तक डन भी। नेक्स्ट आगे लिखिए, क्वेश्चन 2, स्टेट state whether the following items constitute, ये वन मार्कर की तरह है सर, ये constitute demand और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, कि ये फॉरेक्स की डिमांड या सप्लाई किस में काउंट होंगे। नंबर 1, Constitute demand और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, इंडियन गोइंग टू यूएसए फॉर एजुकेशन। बताओ जी, साथ साथ बताते जाओ, डिमांड या सप्लाई। डिमांड डिमांड, क्योंकि ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि सर हमें फॉरेक्स दिया जाए क्योंकि हमने यूएसए जाना है। अरे मैंने सिंपल वर्ड क्या कहा था, जिस पर्सन ने क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट करने के लिए ये क्या करेंगे, फॉरेक्स की डिमांड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे वर्ड नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम जापान। बताओ सर। डिमांड डिमांड, क्योंकि सर क्या है, इंपोर्ट, इंपोर्ट करना भी फॉरेक्स की क्या है, डिमांड। अच्छा, नंबर 3, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। बताइए, फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, सप्लाई सप्लाई, फॉरेक्स लेकर आएंगे वो, डिमांड थोड़ी। क्या बढ़ाएगा, सप्लाई। दोबारा समझाना सर। फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन से जितना टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, डॉलर लेकर आएंगे। फायदा हाँ, पर वही तो सप्लाई बोल रहे हैं ना, कि फॉरेक्स की सप्लाई इंडिया में क्या होगी, इंक्रीज होगी। अपना वहाँ से डॉलर मांगेंगे थोड़ी, घर से ला देना। उल्टा वहां से लेकर आएंगे, अपने से क्या मांगेंगे, रुपीस, कि हमारे डॉलर्स को कन्वर्ट करो ताकि इंडिया में हम रुपीस क्या कर सकें, खर्च कर सकें, ये चीज। नंबर 4, बॉट 1500 यूएस डॉलर्स फॉर स्पेकुलेशन। 1500 डॉलर आप लोगों ने क्या करे, बॉट करे, परचेज करे फॉर स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन तो मोटिव हो गया ना, बॉट करना, खरीदना मतलब डिमांड करना। मैं 1500 डॉलर उनसे मांग रहा हूँ कि मेरे को 1500 डॉलर दिए जाएं स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, ताकि मैं फ्लक्चुएशंस के थ्रू पैसे कमा सकूं। क्लियर, ये भी डिमांड। एंड द लास्ट वन, एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड। एक्सपोर्ट करना तो है ही आपका क्या सर, अल्टीमेटली सप्लाई। हुआ क्लियर। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी implies strengthening of Indian rupee, full stop. However,
exporters do not favor appreciation of Indian currency. Why? क्या पहले बात ये बताओ, कहते सर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी होना मतलब इंप्लाइज स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी. इज इट ट्रू? यस. क्योंकि जितनी ज्यादा इंडियन करेंसी अपनी क्या करेगी, अप्रिशिएट करेगी, उतनी अपनी रुपी क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी. वैल्यू बढ़ेगी. बट कहते जो आपके जो एक्सपोर्टर्स है ना, वो इस बात की फेवर में नहीं है. कुछ नहीं है. इस बात की फेवर में नहीं है कि सर एप्रिसिएशन होना वो ठीक नहीं समझते. उनका नुकसान होगा. उनका नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि कम और पैसे मिलेंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि $1 जो पहले कितने का था, 80. 80 का. अब अगर इंडिया का रुपी स्ट्रांग होगा, डॉलर क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, तो वही डॉलर जो 80 का था, 57 का होगा. अब लेट इट बी सर 70 का मिलेगा, 60 का मिलेगा. तो अगले को एक्सपोर्ट करने का क्या फायदा हुआ? 56 का. उनको एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या हुआ? क्लियर? तो उसी पॉइंट से लिखिए जी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अमेरिका का है सुना. एप्रिसिएशन ऑफ, कोई बात आपा लेना नहीं देना नहीं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, पहले दिन आया domestic currency means an increase in the value of the domestic currency, in terms of foreign currency, full stop. It implies that one unit of foreign currency, can be exchanged for, वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेस रुपी, for less rupee. For example, इसको ऐसे लिख लेना, old rate $1 is equals to ₹80. New rate $1 is equals to ₹70. Full stop. Last line. Exporters do not favor this because it would discourage, ये एक्सपोर्ट्स को क्या करेगा, डिस्करेज करेगा. इट वुड डिस्करेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया because with the same 1 unit foreign currency, less goods can be purchased from India. क्योंकि अल्टीमेट वो फॉरेनर्स इंडिया से क्या कर देंगे, इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, और अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे. उसका कारण क्या है, वही $1 में पहले वो कितनी शॉपिंग कर सकते थे, 80 रुपए की. आज वही $1 में वो कितने की शॉपिंग कर पाएंगे. चलो उनका छोड़ो, अपना भी सोचो.
जो रेट मुझे पहले कितने से मल्टीप्लाई होके मिलता था 80 से, अब कितने से मिलेगा 70 से। सर जब तुम्हारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करे ना, इंपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्लियर? और अल्टीमेटली जब आप लोगों की डेप्रिशिएट करती है, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करती है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक क्वेश्चन था बीच में हॉट्स के अंदर नॉर्मली कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तुम्हारी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? अब उस केस में आपने यही रिप्लाई देना है कि सर अगर आपकी कंट्री की वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट करती है, तो उस केस में मैं यहाँ पे ना हिंट सा लिखवा देता हूँ, देखना क्वेश्चन आपके सेकंड थर्ड पेज पे था एक, ये रहा। हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अफेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो इसको सिंपल ये लिख, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, एप्रिसिएशन के केस में, एप्रिसिएशन ऑफ डीसी, डीसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी, क्या होंगे सर? कम पैसे क्या? तो इंपोर्ट्स क्या करेंगे, राइज, एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे, फॉल। क्लियर? एंड डेप्रिसिएशन के केस में, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के केस में इंपोर्ट्स क्या करेंगे, फॉल, एंड एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे, राइज। यहां पे ना एक एप्रिसिएशन को लिख ले, यहाँ पे $1 इज इक्वल टू, पर इसको लिखे कैसे, दो रेट लिखने पड़ेंगे ना अपने को। $1 इज इक्वल टू ₹80 एंड एप्रिशिएट होना मतलब $1 इज इक्वल टू रुपीज, अब कितना हो गया 70। क्लियर? एंड डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे, $1 इज इक्वल टू ₹80, अब कितना हो गया $1 इज इक्वल टू ₹90। बस इतना सा लिख लो, सो दैट कि थोड़ा सा हिंट आप लोगों को मिल जाएगा कि सर एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के केस में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। यहां तक क्लियर? इंपोर्ट बढ़ेगी क्या? इंपोर्ट राइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फॉरेन से चीज उल्टा क्या पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है। इंडियन मार्केट में क्या पड़नी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ उससे अच्छा इंपोर्ट कर लो, वैसे भी रेट आजकल क्या चल रहा है, डाउन तो चल रहा है। समझ गए ना? क्योंकि अपनी इंडियन रुपी उस केस में क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज। ठीक? अब मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर आप लोगों के इस चीज के ऊपर हो चुके। सिर्फ और सिर्फ अगर इसको एक दिन रिवाइज करवाया तो एक रिवीजन लेक्चर इसका मैं क्या करूंगा, सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा, या वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है ऑन ऐप, जस्ट कलर रिवीजन पॉइंट से, जिसमें ओवरऑल डिस्कशन मैंने यहाँ पे की हुई है। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इसी से थोड़ा बहुत क्या करता है, रिलेट करता है। और ये फॉरेक्स एंड बीओपी दोनों ही आप लोगों की 6 मार्क्स की वेटेज में कवर होगी। इज दैट क्लियर? ओके, thanks a lot, and rest we will do in the next part. ऐसी नोट्स हर चैप्टर के बुला के कुछ आप भी तो बनाओ। सर्कल पेपर मेरे मंडे को पेपर है तो क्लास का बताओ। मैं 4 बजे तक नहीं आते शायद दूंगा ही।